जबरदस्त वाला बूस्टर रिवीजन है। सर एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स, ये तो आज ही रिवीजन होने वाला है। चलो मैं आपको बता देता हूं आज हम लोग क्या क्या चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं आज हम लोग क्या क्या चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं गाइस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से तुम्हारा 6 नंबर से 8 नंबर आना ही आना है, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, 6 नंबर से 8 नंबर तुम्हारा आना ही आना है बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिवीजन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि तुम लोग को बहुत दरकार है रे बाबा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ का भी रिवीजन आज ही करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ का भी रिवीजन आज ही करके सल्टाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का बूस्टर रिवीजन होगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बूस्टर रिवीजन होगा। चलो इतना टारगेट रखते हैं सबसे पहले। डेप्रिसिएशन का बूस्टर रिवीजन होगा एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बूस्टर रिवीजन होगा, ठीक है। शैल वी स्टार्ट देन। तो ये 6 चैप्टर और कंसाइनमेंट भी आज ही कर लेते हैं। ये 7 चैप्टर सारे कंसेप्ट रिवीजन करेंगे हम लोग 90 मिनट्स के अंदर। 90 मिनट्स लगेंगे मेरे को। 90 मिनट्स के अंदर ये सातों चैप्टर का बूस्टर रिवीजन जो है हम लोग करने वाले हैं। जो चैप्टर्स बच जाएंगे कल 7 बजे मिलेंगे और कल 7 बजे मिलकर के रिमेनिंग चैप्टर्स का बूस्टर रिवीजन करेंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला चैप्टर वो वाला चैप्टर, बेटा आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? ये 7 चैप्टर्स का बूस्टर रिवीजन आज है 90 मिनट्स में, फिर 90 मिनट्स में फिर से कल मिलूंगा 7 PM और रिमेनिंग चैप्टर्स का बूस्टर रिवीजन होगा। ओके चलो लेट अस हिट इट। सबसे पहले मेरा आपसे एक खाली आखिरी रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा देना, तभी नोटिफिकेशन जाता है। क्योंकि इतना कंटेंट वाला चैनल है ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ कंटेंट छूट जाएगा अगर तुम नोटिफिकेशन नहीं दबा करके रखोगे। नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बेल आइकन नहीं दबा कर रखोगे। सो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द बेल आइकन, ओके। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो पक्का से सब फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। जो स्कूल ग्रुप में बिछड़ गए थे, कॉलेज ग्रुप में बिछड़ गए थे, उनको फिर से जोड़ लो यार, ये लिंक शेयर करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम। चलो let us start with rectification of errors. Let us start with rectification of errors. आ जाइए जनाब, चीर फाड़ मचाते हैं, आग लगाते हैं। आ जाइए जनाब। Let's hit it. Let us hit it. और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक ऊपर में पिन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद रहता है, एग्जाम में बहुत वो काम करेगा। और जो मैराथन देखना है, लास्ट मोमेंट पर जो मैराथन देखना है, बूस्टर रिवीजन देखना है, वो सबका लिंक अलोंग विद द नोट्स मैं वहां पर भेजूंगा ताकि आपको सर्च नहीं करना पड़े। क्या इसे क्वेश्चन पूछा एमटीपी से? यस बिल्कुल पूछता भाग्यश्री, सब कुछ पूछता है। चलो लेट्स रॉक बॉयज एंड गर्ल्स, जय माता दी, लेट्स रॉक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बूस्टर रिवीजन है बेटा, समझ जाओ एकदम फास्ट फास्ट, एकदम मतलब फास्टेस्ट स्पीड में चलेंगे, जबरदस्त वाला फास्टेस्ट स्पीड में, ठीक है। ये मैराथन नहीं है, बूस्टर रिवीजन है। 11 घंटा का मैराथन ऑलरेडी मेरा अकाउंट्स का अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा वॉच मैराथन है। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहले आप ये समझ लो कि एरर होता क्या है। रेक्टिफाई करेंगे बट पहले ये तो समझ लो एरर होता क्या है। बेटा एरर्स जो है ना, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, ये होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। So we are starting the revision with rectification of errors. First of all, let us understand what the error is. Booster revision एकदम rapid fire. Error of principle. Error of principle मतलब lack of accounting knowledge. जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अगर परचेज किया तो एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अकाउंटेंट साहब ने फर्नीचर परचेज किया ना, फर्नीचर डेबिट नहीं करके परचेज डेबिट कर दिया। क्या ये सिली मिस्टेक है? नहीं, ये सिली मिस्टेक नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि फर्नीचर परचेज करने पर फर्नीचर डेबिट किया जाता है, उसको अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने ये एरर किया। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। वैसे हमारे बीच भी बहुत सारे महारथी लोग होंगे। फर्नीचर परचेज बाय, सुनो ना, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर। बताओ क्या डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर डेबिट होना चाहिए
कि परचेज डेबिट होना चाहिए? मेरे को बताओ क्या डेबिट होना चाहिए? फटाफट मेरे को बताओ यार। पोल क्रिएट हो चुका है, जिन लोग पोल कर सक रहे हैं भाई पोल में पार्टिसिपेट करो। जिन लोग पोल में पार्टिसिपेट कर सक रहे हैं प्लीज पोल करके मेरे को वोट करके बताओ। स्पीड हो जाएगा ईशान, चिंता मत करो, फ्लो आने दो, 5 मिनट रुको, 5 मिनट में राजधानी से भी लंबा स्पीड हो जाएगा। फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर इज परचेज बाय फर्नीचर डीलर। तो डेबिट क्या होना चाहिए? फर्नीचर होना चाहिए कि परचेज होना चाहिए? फर्नीचर इज परचेज बाय फर्नीचर डीलर। तो क्या डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर डेबिट होना चाहिए कि परचेज डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर इज परचेज बाय फर्नीचर डीलर। फर्नीचर डीलर तो फर्नीचर खरीद रहा है बेचने की नीयत से, तो उसके लिए तो गुड्स है, सामान है, तो परचेज डेबिट होगा, परचेज डेबिट होगा। और ओ माय गॉड 44% बच्चे गलत हैं, इसलिए बूस्टर रिवीजन बहुत दरकार है। अगर कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा फर्नीचर परचेज, तब तो भैया हम अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए खरीदे हैं, यूज करने के लिए। खाली फर्नीचर परचेज बोलता तो फर्नीचर डेबिट करते, लेकिन अगर पूरा लाइन बोल दिया फर्नीचर परचेज भैया फर्नीचर डीलर, तो वो तो बेचने के नियत से खरीदा, उसका वो सामान है, गुड्स है, तब परचेज डेबिट होगा, तब फर्नीचर डेबिट। तो ये होता है, ये सब गलती होता है, पता क्यों? जिसको अकाउंट्स नहीं आता, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। बाद बाकी जो एरर होता है वो क्लरिकल एरर होता है। अब क्लरिकल एरर 3 प्रकार के होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग। क्लरिकल एरर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। अब अगर हम लोग इफ यू टॉक अबाउट एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, क्लरिकल एरर का बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एरर ऑफ ओमिशन, एक है ओमिशन, कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। अरे एरर ऑफ ओमिशन जो होता है ना, एरर ऑफ ओमिशन मतलब समझ में आ रहा है? कुछ एंट्री ओमिट हो गया, ये होता है कंप्लीट ओमिशन। और अगर लेजर पोस्टिंग करना भूल गए, ये होता है पार्शियल ओमिशन। एक एंट्री ही उड़ा दिए, एक एंट्री ही तुम जो है उड़ा दिए, पास करना भूल गए, ठीक है, ये होता है कंप्लीट ओमिशन। सो एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, जिसमें एंट्री इज नॉट पोस्टेड इन द सब्सिडरी बुक्स और द जर्नल, एंट्री इज नॉट पास्ड रेदर, तो एंट्री पास नहीं किया जर्नल या सब्सिडरी बुक में, तो कंप्लीट ओमिशन है। अच्छा कंप्लीट ओमिशन है तो ऑब्वियस बात है, कंप्लीट ओमिशन है तो डेबिट क्रेडिट दोनों कम हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों से उड़ गया, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। हाँ तभी तो बोलते हैं भले ही ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है, भले ही ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो क्या तुम्हारा बुक सही है? नहीं, ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट बुक्स आर एक्यूरेट, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ट्रायल बैलेंस का टैली हो जाना conclusive evidence नहीं है कि your books are free from error. There may be errors, there may be errors which are not detected by trial balance. ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ये सब एरर्स है, फिर भी ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं पकड़ सक रहा है। जैसे समझना तुम, एरर ऑफ प्रिंसिपल, फर्नीचर डेबिट कर या परचेज डेबिट कर, समझ, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही रे। वैसे कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही, बट डज इट मीन दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट? नो, योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एरर, एरोनियस। अच्छा पार्शियल ओमिशन क्या होता है? कंप्लीट ओमिशन में तो एक एंट्री मारना भूल गए। पार्शियल ओमिशन क्या होता है यार? पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन मतलब भाई एंट्री तुम्हारे एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की, एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम का एंट्री क्या होता है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम का एंट्री होता है परचेज टू राम, इट वाज नॉट पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब राम के अकाउंट में, तो ये पार्शियल ओमिशन है। इसमें ट्रायल बैलेंस कहां से टैली होगा? तुम परचेज में पोस्टिंग कर दिया, राम ने नहीं किया, ट्रायल बैलेंस कहां से टैली होगा? क्लियर है सर? ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस टैली होता है, कंप्लीट ओमिशन में भी टैली होता है, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। नेक्स्ट क्लेरिकल एरर होता है, पहले कंपेंसेटिंग एरर पढ़ ले, फिर एरर ऑफ कमीशन के 5 तो टाइप्स बताएंगे। पहले कंपेंसेटिंग एरर पढ़ लीजिए आप। कंपेंसेटिंग एरर मतलब क्या होता है बेटा? कंपेंसेटिंग एरर मतलब एक अकाउंट ज्यादा डेबिट हुआ, लेकिन पता है दूसरा अकाउंट जो है ना हम लोग ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो एक्सेस डेबिट ऑफ वन अकाउंट गेट्स नलिफाइड, कंपेंसेटेड बाय द एक्सेस क्रेडिट ऑफ अनदर अकाउंट, या फिर अंडर डेबिट ऑफ अनदर अकाउंट। एक्सेस डेबिट नलिफाई हो जाएगा एक्सेस क्रेडिट से या अंडर डेबिट ऑफ अनदर अकाउंट से, ये होता है कंपेंसेटिंग एरर। यहां पर भी ट्रायल बैलेंस टैली कर ही जाएगा, क्योंकि तुम तो नलिफाई कर दिया एरर को। पक्कन सर। फिर एरर ऑफ कमीशन का अगर हम लोग बात करें बेटा, फटाफट फटाफट बॉयज एंड गर्ल्स, एरर ऑफ कमीशन का अगर हम लोग बात करें, एरर ऑफ कमीशन का, इफ यू टॉक अबाउट एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में बेटा ये सब एरर्स हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अमाउंट लिख दिया तुम सब्सिडरी बुक्स में, गलत अमाउंट का रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल, जैसे परचेज फ्रॉम राम,
500 हुआ था, तुमने 5000 लिख दिया। परचेज फ्रॉम राम 500 था, तुमने 5000 लिख दिया। तो परचेज टू राम 500 लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने 5000 लिख दिया। तो यार गलत अमाउंट लिख दिया। तो ये भी तो एक एरर ऑफ क्या है, कमीशन है। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, ट्रायल बैलेंस चली हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत है। या फिर गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, या रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, या गलत अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया। गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है, गलत अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया है, गलत साइड में पोस्टिंग कर दिया। या फिर टोटलिंग एरर, टोटलिंग एरर अगर कर दिया, या पोस्टिंग द, या तो टोटलिंग एरर कर दिया है जोड़ने में, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, या फिर पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, या पोस्टेड द रॉन्ग अमाउंट, या पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो ये सब से ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होगा, और ये सब एरर ऑफ कमीशन है। ऑल दीज आर एरर ऑफ कमीशन, ऑल दीज आर एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स के बारे में सीख गए। अब रेक्टिफिकेशन का 3 स्टेज होता है बेटा। बेटा चिंता मत करो, मैं मास्टर सम भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। जबरदस्त वाला बूस्टर रिवीजन है। अब ध्यान से सुनो, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, हम लोग जो एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं बेटा, 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एकदम अर्ली स्टेज में ही अगर एरर डिटेक्ट हो गया, ट्रायल बैलेंस भी अभी तक नहीं बना, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी तक ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड स्टेज क्या रहता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बन गया, लेकिन अभी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना, बिफोर फाइनल अकाउंट। और लास्ट स्टेज है आफ्टर फाइनल अकाउंट, अगले साल में, पिछले साल का एरर अगले साल में डिस्कवर हुआ। ठीक है ना, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो 3 स्टेज है बेटा, 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, और एक आफ्टर फाइनल अकाउंट। एक मास्टर सम में आ जाओ, ये मास्टर सम कर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम का सारा सम हो जाएगा, ये बात गारंटीड है। सर सर ये नोट्स कहां मिलेगा सर? ये नोट्स जो है बेटा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जहां पर आप लोग जो है ना आपस में बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है, डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट लोग का। वो ऑलरेडी पिन किया हुआ है, ऑलरेडी पिन किया हुआ है, तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो अब आ जाओ, ये सम से तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ध्यान लगाना, ध्यान लगाइए, मेहरबान कदरदान, ध्यान लगाइए। मास्टर सम 1, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग स्टेज पर बोला तुमको, एक एरर दे रहे हैं, इसको रेक्टिफाई कर, तीनों स्टेज में रेक्टिफाई करके दिखा कैसे होगा। पहला पहला एरर, परचेज डे बुक अंडर काश बाई 1000। ओ बाबा, परचेज डे बुक में टोटलिंग मिस्टेक हो गया रे, परचेज डे बुक वाज अंडर काश बाई 1000। तो देखो हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जब अंडर काश या ओवर काश रहता है, यानी कास्टिंग एरर रहता है, तो ये तो सिंगल साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, सिंगल साइडेड एरर है। अच्छा क्या बोले रे, परचेज डे बुक वाज अंडर काश बाई 1000, परचेज डे बुक अंडर काश हुआ 1000 से, तो जो परचेज है वो अगर अंडर काश हुआ 1000, मॉडर्न रूल क्या बताता है, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कम ऑन गाइस, पंप अप योरसेल्फ। परचेज का कौन सा बैलेंस, सर परचेज का तो डेबिट बैलेंस होता है, अंडर कास्ट है ना, कम हो गया ना, तो और डेबिट कर दे 1000 रुपया से। तो पहला स्टेज में अगर ये एरर रेक्टिफाई होगा, तो तुमको खाली परचेज को बढ़ा देना है 1000 रुपया से। तुम एक लाइन लिख दोगे बिफोर ट्रायल बैलेंस, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 1000, परचेज अकाउंट को और बढ़ा दो 1000। परचेज क्या था, अंडर कास्ट था ना, परचेज का डेबिट होता है, अंडर कास्ट तो बढ़ा दो 1000 से, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 1000। सेकंड स्टेज में अगर ये एरर हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, सेकंड स्टेज मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है क्या, हाँ ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज टू सस्पेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद परचेज डेबिट कर देंगे 1000 से, और जो बचा सस्पेंस। अच्छा आफ्टर फाइनल अकाउंट्स में याद है ना, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पूरा सेम रहता है, खाली नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस हो जाता है पीएल एडजस्टमेंट से। तो परचेज और सस्पेंस में नॉमिनल अकाउंट कौन है, परचेज है, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज विल बी रिप्लेस बाय PL adjustment. Purchase is a nominal account. All the nominal accounts will be released by PL adjustment. So PL adjustment account debit to suspense. PL adjustment account debit to suspense. Clear ना? अच्छा मेरा तुमसे एक सवाल है, ये जो अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री मारे हैं बेटा, परचेज टू सस्पेंस, अरे सुनना भाई, ये जो एंट्री मार रहे हैं परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये हम लोग सस्पेंस ओपन कर रहे हैं कि क्लोज कर रहे हैं, मेरे को फटाफट बताओ। पोल जिन लोग कर सक रहे हैं मेरे को पोल करके बताओ, सस्पेंस अकाउंट अभी आप ओपन कर रहे हैं कि ये क्लोज हो रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, इतना सिंपल क्वेश्चन है, हाँ तो बताइए ना, बताइए जनाब बताइए, सस्पेंस ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है,
सस्पेंस ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है जनाब बताइए। लास्ट तक डटे रहना बेटा, बूस्टर रिवीजन है, अचानक से स्पीड पकड़ लेंगे 6-7 चैप्टर ठोक देंगे। टारगेट है वही 60 मिनट्स, 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स। बताइए परचेज यहां पर तुम खोल रहे हो कि बंद कर रहे हो? परचेज ओपन हो रहा है, सस्पेंस का बात करें, सस्पेंस ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है? अरे परचेज टू सस्पेंस मारा ना, सस्पेंस ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है, बोल भाई। और इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बेशरम बेहया, बिना लाइक बटन दबाए। हाँ लाइक बटन तो दबा दो, तब ना जाकर के पॉजिटिविटी हिट होगा। बताओ भाई, सस्पेंस ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है? यहाँ ये जो सस्पेंस अभी क्रेडिट की हो, ये ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है रे बाबा? और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है, देख लेते हैं भाई। ओ माय गॉड, लगभग लगभग 50% बच्चे गलत है। उन लोगों को लग रहा है सर सस्पेंस अभी क्रिएट किया ओपन हो रहा है। ये होते हैं गांजा। मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, सब कुछ सिखाया हुआ है। सस्पेंस क्लोज हो रहा है, यहां सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, क्लोज हो रहा है यार। तुम सोचो, तुम सोचो, जब परचेज डे बुक कंसेप्ट समझो, परचेज डे बुक अंडर कास्ट था 1000 से, तुम तो सेकंड स्टेज में रेक्टिफाई कर रहे हो, सेकंड स्टेज मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज में तो ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा, तो जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, तो तुमने परचेज को अंडर कास्ट कर रखा था 1000 से, परचेज को अंडर कास्ट कर रखा था 1000 से, तो पक्का तुम्हारा यहाँ पर 1000 रुपया डेबिट, डेबिट साइड में 1000 रुपया कम रहा होगा। अब तुमको उस समय एरर समझ में नहीं आया, तो तुमने क्या कर दिया, एक बार डेबिट साइड में कम है, चलो 1000 रुपया एक बार सस्पेंस लिख देते हैं, सस्पेंस 1000 रुपया लेकर के तुमने ट्रायल बैलेंस टैली करवा दिया। फिर तुम अकाउंट जो है देखना चालू किया और देखा परचेज जो है वो अंडर कास्ट था हमारा, परचेज में टोटलिंग में सकता 1000 रुपया से। तो ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया, पहले नहीं पता था एरर क्या, तो सस्पेंस में डाल दिया यार। अब एरर पता हो गया कि परचेज 1000 रुपया डेबिट होगा, तो परचेज 1000 रुपया डेबिट कर दिए, और जो सस्पेंस तुमने डेबिट में लिखा था ट्रायल बैलेंस के, इसको मार डालेंगे। डेबिट को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो सस्पेंस क्रेडिट होकर के मर रहा है, क्लोज हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर आ गया। सेकंड वाला में आ जाओ, सेल्स डे बुक, ये वाला खुद से बताओ, सेल्स डे बुक, कम ऑन गाइस। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है। सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है ना? हाँ सर सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। ये ओवरकास्ट है, सेल्स क्रेडिट होता है और ओवरकास्ट हो रखा है, ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो इसको अपने डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, इसको अपने, अरे यार सेल्स क्रेडिट होता है, ओवरकास्ट ज्यादा क्रेडिट हो गया 2000 रुपया से, तो पहला स्टेज में लिख देना खाली एक लाइन, सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 2000। सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया 2000 से, उसको मार डालने के लिए सेल्स विल डेबिटेड बाई 2000। सेकंड स्टेज में एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट। और लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा बताओ, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट लास्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाता है पीएल एडजस्टमेंट, तो एंट्री हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। रिटर्न इनवर्ड डे बुक, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है सर, रिटर्न इनवर्ड मतलब हम लोग के पास आ रहा है, मतलब माल बेचे थे रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है बेटा, सेल्स क्रेडिट होता है बेटा, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा ना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न का जनरल नेचर डेबिट होता है। अब ज्यादा ओवर कास्ट मतलब ज्यादा डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया तो काट दो क्रेडिट करके, तो सेल्स रिटर्न विल बी क्रेडिटेड बाई 500। और यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट कर दो, सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, और लास्ट स्टेज में सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, बिकॉज ऑल नॉमिनल अकाउंट आर रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट इन द लास्ट स्टेज। फिर मेरे को बताओ, अच्छा पीएल एडजस्टमेंट का फाइनल प्रॉफिट कहां जाता है बताओगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है पीएल एडजस्टमेंट में कहां ट्रांसफर हो जाता है, पीएल एडजस्टमेंट का फाइनल अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल में। क्लियर है? ये लो, परचेज फ्रॉम राम रॉन्गली ओमिटेड, बेटा परचेज फ्रॉम राम का एंट्री बता दो, परचेज फ्रॉम राम का एंट्री हो जाएगा फटाफट, परचेज टू राम, परचेज टू राम रॉन्गली ओमिट हो गया, एंट्री पास कर दे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, डबल साइडेड एरर है, परचेज टू राम। सेकंड स्टेज में भी सेम रहेगा, परचेज टू राम, और थर्ड स्टेज में नॉमिनल अकाउंट कौन है, परचेज है, पीएल एडजस्टमेंट टू राम हो जाएगा। फिर आ जाओ, परचेज फ्रॉम श्याम 1000 रुपीज नॉट पोस्टेड इन श्याम अकाउंट, इसका मतलब एंट्री तो पास हुआ है, शाम में खाली गड़बड़ है, वहां पर पोस्टिंग नहीं हुआ, शाम अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, तो परचेज टू शाम होना चाहिए। शाम को इन्होंने लेजर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो शाम का लेजर अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब शाम अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना है, फर्स्ट स्टेज में लिख देंगे शाम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1000।
शाम क्रेडिटेड बाय 1000। सेकंड स्टेज का एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस टू शाम। और लास्ट स्टेज में सस्पेंस टू शाम, क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट था नहीं, तो सस्पेंस टू शाम, सस्पेंस। परचेज फ्रॉम घनश्याम 1000 रुपीज। बेटा परचेज फ्रॉम घनश्याम कितना रुपया? 1000 रुपया ना। ए बताओ, परचेज फ्रॉम घनश्याम 1000 रुपया का एंट्री होगा, परचेज टू घनश्याम होना चाहिए 1000। रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 100 है, रॉन्गली पोस्टेड नहीं, रॉन्गली रिकॉर्डेड, डबल साइडेड है। कितना? 100 ना। तो परचेज टू इन लोग घनश्याम कर दिया 100, और कर दे अभी 900। 1000 करना था, इन लोग 100 किया, तो तुम एंट्री पास कर दे, परचेज टू घनश्याम 900। सेकंड स्टेज में भी सेम, परचेज टू घनश्याम 900, और लास्ट स्टेज में पीएल एडजस्टमेंट टू घनश्याम 900। परचेज फ्रॉम राधे श्याम, बेटा परचेज फ्रॉम राधे श्याम 1000 रुपीज, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ राधे श्याम है, ध्यान लगा, ये बढ़िया है। परचेज फ्रॉम राधे श्याम 1000 रुपया का एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज टू राधे श्याम 1000। बेटा परचेज फ्रॉम राधे श्याम का एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज टू राधे श्याम 1000 रुपया। ठीक है, परचेज टू राधे श्याम 1000। रॉन्गली पोस्टेड, पोस्टिंग में एरर है, राधे श्याम में वो भी एरर है। राधे श्याम क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था 1000 रुपया से, इन्होंने क्या किया? डेबिट कर दिया 100 रुपया से। अमाउंट देख लेना भाई, क्रेडिट करना चाहिए था 1000 रुपया से राधे श्याम, इन्होंने डेबिट कर दिया 100 से। तो पहले तो गलत डेबिट को काटने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, 100 रुपया गलत डेबिट किया, उसको काटने के लिए 100 रुपया क्रेडिट, और सही के लिए 1000 रुपया क्रेडिट, 1100 रुपया क्रेडिट। राधे श्याम विल बी क्रेडिटेड 1100। सेकंड स्टेज में सस्पेंस टू राधे श्याम 1100, और लास्ट स्टेज में सस्पेंस टू राधे श्याम 1100, क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट थोड़ी ना जो पीएल एडजस्टमेंट आता है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट एंट्री है ये, फर्नीचर परचेज किया लेकिन परचेज में डेबिट कर दिया, फर्नीचर परचेज वाज डेबिटेड टू परचेज। तो ठीक है ना, अभी सही कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो, और गलती से जो परचेज डेबिट हुआ था उसको काटने के लिए क्रेडिट कर दो, फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर टू परचेज। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में फर्नीचर टू परचेज, और लास्ट स्टेज में परचेज किससे रिप्लेस हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है सर। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 1000 रुपीज, तो मशीनरी में डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने रिपेयर में कर दिया होगा डेबिट, ठीक कर दो, मशीनरी टू रिपेयर। सेकंड में भी सेम, और लास्ट स्टेज में मशीनरी टू पीएल एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ 67, परचेज ऑफ 67 पोस्टेड टू ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर अकाउंट, परचेज टू क्रेडिटर होना चाहिए था 67, इन्होंने क्रेडिटर में 60 पोस्ट कर दिया है ना, और 7 रुपीज पोस्ट कर दो, तो ट्रेड पेबल विल बी क्रेडिटेड बाय 7, क्रेडिटर्स विल बी क्रेडिटेड बाय ₹7। और फिर सेकंड स्टेज में सस्पेंस टू क्रेडिटर, लास्ट स्टेज में सस्पेंस टू क्रेडिटर। मास्टर सम 2 आप यहां से खुद से रिवाइज कर लेंगे बेटा। तो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सारा आपको बता दिया कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, एक मास्टर सम भी करवा दिया। मास्टर सम 2 मेरे नोट्स में है, मेरे नोट्स में है मास्टर सम 2, और जबरदस्त है भाई। मास्टर सम 2 में बेटा टोटल 22 ठो एंट्रीज है, अभी मैंने आपको 10-12 ठो कराया, मास्टर सम 2 में ऐसा 22 ठो एंट्रीज है, इसके बाद से और कुछ नहीं आ सकता, यही टाइप आएगा, इसके बाद से और कोई टाइप बचता नहीं है। तो ये रिवीजन नोट्स कहां मिल जाएंगे सर? बेटा ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है, और रेगुलर बैच वाले बच्चों को कहां से मिलेगा? कॉपी से, अपने कॉपी से बेशर्मो। क्लियर है सर मक्खन? दिस वाज एवरीथिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट का, और कंसाइनमेंट के बाद क्या चीज का रिवीजन करेंगे? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ का, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। चलो आ जाओ, कंसाइनमेंट में आ जाओ बेटा। लेट अस हिट इट। जो बच्चे वीडियो को बिना लाइक किए देख रहे हैं उनको लेक्चर लगने वाला नहीं है बेशर्मो। लेट द पॉजिटिविटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। Shall we start? Shall we start? Let us hit it. Let us hit it. आ जाओ। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट इज अ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन in which a person, consigner, sends the goods to another person known as consignee, his agent, to sell the goods on behalf of consigner for an agreed commission. So it's a business transaction between consigner and consignee. ये business transaction है consigner consignee के बीच में, in which consigner जो है ना sends the goods, consigner sends the goods to consignee, consigner sends the goods to consignee who sells them for an agreed commission, who sells them for an agreed commission. Consigner sends the goods to consignee who sells them for an agreed commission. कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कैसा रिलेशन रहता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रहता है। प्रिंसिपल मतलब मालिक, ओनर, एंड एजेंट मतलब स्टाफ। रिलेशन बिटवीन कंसाइनर और कंसाइनी क्या है? ओनर एंड स्टाफ का, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब समझो, मान लो ओनर कैलकाटा में है, उसको अपना ऑल ओवर इंडिया गुड्स बेचना है, क्या वो खुद जाकर के ऑल ओवर इंडिया गुड्स बेच सकेगा? नहीं। तो मैं क्या करेगा?
दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, मैं एजेंट लोग को अपॉइंट करेगा, दिल्ली मुंबई पुणे में मैं एजेंट लोग को अपॉइंट करेगा और बोलेगा, look dude, I'm going to send you the goods from Calcutta to your place. Your duty will be just to sell them the customers. Just sell the goods to the customers. आपका जो भी खर्चा लगेगा ना, वो सारा खर्चा मेरा है, मैं आपको रिम्बर्स करूंगा। और जो भी रुपया आएगा ना आपका, आपके पास जो भी रुपया आएगा ना माल बेच करके, वो मैं ले भी लूंगा। तो उसको क्या मिलेगा? बाबूजी का ठुल्लू कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन देंगे। आपका जो भी खर्चा लगेगा मैं रिम्बर्स करेगा, आपके पास जो भी रुपया आएगा मैं ले लेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर। ऑर्डिनरी कमीशन, डल कमीशन, स्पेशल कमीशन, विल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट। कंसाइनी जो है ना, जो एजेंट है, वो अकाउंट सेल्स बेचता है। अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कितना वो सेल किया, किस रेट पर सेल किया, सब लिखा हुआ रहता है, कितना खर्चा किया वो भी लिखा हुआ रहता है। कंसाइनी सेंड्स डिटेल्स ऑफ sales expenses, details of sales expenses in a statement called account sales. सेल्स अकाउंट नहीं, अकाउंट सेल्स बोलते हैं। कंसाइनर मालिक है, मेन सारे अकाउंट उसी के बुक्स में बनेंगे। मालिक कौन है? कंसाइनर है। तो प्रॉफिट लॉस कौन निकालेगा? कंसाइनर निकालेगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन। कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। So consignment account will be prepared to compute the profit or loss on sale. Nominal account in nature. कंसाइनी अकाउंट है। अरे यार, कंसाइनर अपने बुक्स में क्या बनाएगा? कंसाइनर अपने बुक्स में बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि प्रॉफिट लॉस निकाल सके। कंसाइनी अकाउंट बनाया जाएगा। पर्सनल अकाउंट है, कंसाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ताकि पता चल सके ना मेरे को कितना रुपया लेना है या देना है कंसाइनी से। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाएंगे, अगर उधार में माल मैंने बेचा है, मेरा कंसाइनी ने उधार में माल बेचा है, क्रेडिट सेल किया है, तो मैं कंसाइनमेंट डेटर बनाऊंगा। लेकिन पता है, अगर मैं कंसाइनी को डेलकर कमीशन देता हूं ना, तो मैं कंसाइनमेंट डेटर नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई विल बी ट्रीटिंग क्रेडिट सेल एज कैश सेल इफ आई एम पेइंग डेलकर कमीशन। जीएससी अकाउंट बनाएंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट बनाएंगे, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। मक्खन सर, जबरदस्त, अद्भुत। मक्खन, एक सम भी देख लेते हैं, आ जाओ। एक सम भी देख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस भी दिखा देंगे, वैल्यूएशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, कंसाइनमेंट स्टॉक, सब सिखा देंगे, खाली देखते चलो। के ऑफ कोलकाता बोला, के ऑफ कोलकाता कंसाइन, के ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स इनवॉइस्ड एट रुपीज 125 लाख। अच्छा, इनवॉइस प्राइस बोल दिया 125 लाख। इनवॉइस्ड एट 125 लाख मतलब ये 125 लाख क्या है? इनवॉइस प्राइस है। आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट ऑफ, आफ्टर चार्जिंग लोड, लोड मतलब प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग लोड ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। सबसे पहला टारगेट तुम्हारा कंसाइनमेंट सब में लोड पर यूनिट निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोड पर यूनिट निकाल लो। तो निकाल लेते लोड पर यूनिट। 25% ऑन कॉस्ट बोला, 25% मतलब क्या होता है बताओ सर? 25% मतलब होता है सर 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब क्या होता है? 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन आईपी। अरे 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन आईपी। और आईपी कितना तेरा? 125 लाख है, तो 125 लाख का 1/5 कितना हो गया? 25 लाख का लोड हो गया। अब जब तुम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट लेजर अकाउंट है, पहला बात, ठीक है। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ, हर सम में लिखना, इन द बुक्स ऑफ, यहां पर क्या लिखोगे? के कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट, लेजर अकाउंट बना देना, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉर अमाउंट रुपीज। कंसाइनमेंट में लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर जीएसटी लिख सकते हैं क्या? जीएसटी ना, अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख करके ब्रैकेट में जीएसटी लिख देते हैं, फिर आप बार बार हर जगह जहां जहां जीएसटी आएगा जीएसटी यूज कर सकते हैं। तो टू जीएसटी 125 लाख लिख दोगे, बाई जीएसटी लोड हटा देना 25 लाख। ये देखो, ये रहा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के, मैंने लिखा कंसाइनमेंट मुंबई, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट देख लो, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर अमाउंट रुपीज, फिगर्स लैक्स में तो लैक्स लिखना, डेट नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में जीएसटी लिख दिया, देख रहे हो? एक बार ब्रैकेट में जीएसटी लिख दिया 125 लाख। अब मैं हर जगह बाई जीएसटी, जहां जहां जीएसटी आएगा शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं। बाई जीएसटी लोड हटा दिया 25 लाख। डन 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 डन। अब कंसाइनर जितना भी खर्चा करता है, कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा, आंख बंद करके क्या बोलोगे? कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा टू बैंक। तो हम जो भी खर्चा करेंगे टू बैंक बोल करके लिख देंगे। तो कंसाइनर ने फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट, इंश्योरेंस खर्चा किया, इसलिए टू बैंक लिख दिया। अब गुड्स पहुंचा कंसाइनी के पास। कंसाइनी जो भी खर्चा कर रहा है, वो तो एजेंट है, स्टाफ है। खर्चा तो बियर कौन करेगा? एक्सपेंसेस बिलोंग टू कंसाइनर, दे विल बी बोर्न बाय कंसाइनर। इट्स जस्ट दैट माय एक्सपेंसेस आर बीइंग पेड बाय कंसाइनी, आई विल हैव टू रीइंबर्स दोस एक्सपेंसेस टू कंसाइनी। तो टू कंसाइनी बोल करके लिख। खर्चा कर कंसाइनी रहा है, लेकिन बियर कौन करेगा? कंसाइनर। जो भी खर्चा हम करेंगे टू बैंक, जो भी खर्चा मेरा कंसाइनी करेगा टू कंसाइनी। क्लास में एंट्री पैदा करके दिखाते थे, याद आया? हाँ सर।
टू कंसाइनी, जो भी खर्चा कंसाइनी किया, अनलोडिंग चार्ज, फ्रेट, रेंट, इंश्योरेंस, को कमीशन देना है तो वो भी टू कंसाइनी बोल करके आएगा। एक चीज खाली याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, कान खोल करके, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आफ्टर, क्वेश्चन में मान लो अगर लिखा हुआ है आफ्टर गुड्स रीच कंसाइनीज गो डाउन, आफ्टर गुड्स रीच कंसाइनीज गो डाउन, कंसाइनी विल बियर द एक्सपेंस, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर कंसाइनर कंसाइनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर द गुड्स रीचेस कंसाइनीज गो डाउन, कंसाइनी विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर गुड्स रीच कंसाइनीज गो डाउन, कंसाइनी विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस, तब तो कंसाइनी विल बियर मतलब उसी का खर्चा रहेगा, मतलब गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस जो रहता है ना, जो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, वो फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है बोन बाई कंसाइनी, पेड बाई कंसाइनी, तो अगर उसी का खर्चा था और वही पे किया, मेरे को क्या मतलब है? एक्सपेंसेस इफ बोन बाई कंसाइनी, पेड बाई कंसाइनी, देन कंसाइनर इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। समझ में आ गया सर? तो ये बहुत, अगर पेपर को टफ करना हुआ तो मतलब ये तो देना ही चाहिए स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो रट लेते हैं, जो भी कंसाइनी करेगा टू बैंक, जो भी कंसाइनी खर्चा करेगा टू कंसाइनी, लेकिन टू कंसाइनी नहीं होगा अगर ऐसा खर्चा है विच आर बोन बाय कंसाइनी एंड पेड बाय कंसाइनी, बोन बाय कंसाइनी एंड पेड बाय कंसाइनी। जी हाँ, करेक्ट, मेगा विश्वास, वेरी गुड। मैथ का मेरा पहला सम में ये वाला गूगली था, तो मैंने रिवीजन करवा दिया भाई। यहां पर जो कंसाइनी का खर्चा होता है ना, डायरेक्ट खर्चा हो, इनडायरेक्ट खर्चा हो, सब आता है। अच्छा, गोडाउन में पहुंचने के पहले, गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा डायरेक्ट खर्चा है, गोडाउन में पहुंचने के बाद, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद सारा खर्चा इनडायरेक्ट, यहां तो आएगा ही डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, टू कंसाइनी में एक बार तो डायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा दोनों ही आएगा। कहां नहीं आएगा? गुड्स का वैल्यूएशन करते समय नहीं आएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय, जब हम लोग गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं, गुड्स का वैल्यूएशन में इनडायरेक्ट खर्चा नहीं आता, खाली डायरेक्ट खर्चा आता है, खाली डायरेक्ट खर्चा आता है, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं आता गुड्स का वैल्यूएशन में, यहां तो आएगा ही डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा। क्लियर है सर? हाँ, क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि गुड्स गोडाउन में पहुंचने के बाद कंसाइनी ही बियर करेगा, तब नहीं आएगा, तब बात अलग है। मक्खन, अब देख भाई, अब देख भाई, जो भी कंसाइनी माल बेचेगा है तो कंसाइनर का ही इनकम। हम, मेरा रुपया किसके पास पड़ा है सर? कंसाइनी बेचा तो उसी के पास रुपया पड़ा है, गला पकड़ ले पापी का, बाई कंसाइनी, कैश सेल। अच्छा, क्रेडिट सेल में मेरा रुपया किसके पास पड़ा है? कंसाइनमेंट डेटर के पास, गला पकड़ ले पापी का। तो कैश सेल में हम कंसाइनी से रुपया मांगेंगे और क्रेडिट सेल में हम कंसाइनमेंट डेटर से रुपया मांगेंगे। तो बैड डेट हो गया, तो यार बैड डेट हो गया तो तुम एंट्री बता बैड डेट का, बैड डेट का डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है? बैड डेट डिस्काउंट अलाउड टू कंसाइनमेंट डेटर, नॉमिनल अकाउंट कौन है? बैड डेट है, तो इट विल रिप्लेस बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनमेंट डेटर आ जाएगा, बैड डेट या डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है सर। फाइनली जो भी बचता है प्रॉफिट या लॉस, वो या तो प्रॉफिट है तो 2PL, लॉस है तो बाई पीएल, 2PL बाई पीएल कर देना, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, लॉस ऑन मक्खन सर। अब देखो भाई, गुड्स का मैं वैल्यूएशन खाना सिखा देता हूं, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाई फायर एंड कंसाइनमेंट्स का वैल्यूएशन। मैंने एक बाहुबली वर्किंग नोट आपको सिखाया था, उससे क्या ना, एक तीर से तीन निशाना होता है, तीन निशाना। अच्छा, बहुत बार ना गुड्स मेंशन नहीं रहता, तो 100 यूनिट से एज्यूम कर लेना, अगर गुड्स मेंशन नहीं है तो 100 यूनिट से एज्यूम कर लेना। अच्छा, एक चीज और सुनो ना, एक चीज और सुनो, ये वैल्यूएशन सिखा रहा है मैं, एक चीज और सुनो। बहुत बार ना इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स मेंशन नहीं रहता है, लेकिन ना आधा सम जब खत्म होता है ना, ऐसा भी हम लोग सम कर रखे हैं, मैथ का लास्ट सम है मेरा, आधा सम जब खत्म होता है तो वहां लिखा रहता है 10% of the goods were lost in transit, 10% of the goods were lost in transit या lost by fire whose invoice value was 10,000 या 12,500 मान लो। तो तुम ढूंढते रह जा रहे हो यार, इनवॉइस वैल्यू नहीं दिया हुआ है गुड्स का यार, लेकिन आधा सम जब खत्म हो जाएगा तो दिया हुआ रहेगा 10% माल जो है वो खो गया था जिसका इनवॉइस वैल्यू 12,500 था, तो 10% का इनवॉइस वैल्यू अगर 12,500 था तो टोटल गुड्स का इनवॉइस वैल्यू 12,500 बाई 10% कर दो, 1,25,000 है, 1,25,000। तो तुम्हारा सम चालू होगा 2GSE 1,25,000 से, मक्खन सर। और लोड हटा देना, मेरे गांजा भूलना मत। अब तीन चीज का वैल्यूएशन हम सिखा रहे हैं, लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन कैसे होता है, लॉस बाय फायर का वैल्यूएशन कैसे होता है, LIT, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर एंड कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मान लो 100 यूनिट्स है, जो भी प्राइस दिया हुआ लिख देना, आंख बंद करके सबसे पहले कंसाइनर का सारा खर्चा दे मारना, ऐड कर देना, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऐड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर।
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपको दिया हुआ है, तो अब आपको ऐड कर देना बेटा ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट, आंख मीच करके सारा खर्चा दे मारो, एड ऑल एक्सपेंसेस। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू में ऐड कर दोगे कंसाइनर ने जितना भी खर्चा खुद से पे किया, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ठीक है सर, इससे 100 यूनिट्स का मान लो से फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गया 10,000, से फॉर एग्जांपल जोड़ जाड़ करके 100 यूनिट्स का वैल्यू आ गया 10,000 रुपया। अब बताओ पहले कंसाइनी को माल मिलेगा कि पहले लॉस इन ट्रांजिट होगा, फटाफट बताओ। पहले लॉस इन ट्रांजिट होता है, पहले लॉस इन ट्रांजिट होता है, हाँ पहले लॉस इन ट्रांजिट होता है कि कंसाइनी के पास माल पहुंचे। सर कैसा बात कर रहे हैं, कंसाइनी के पास माल पूरा जाएगा ही नहीं ना। अगर 100 यूनिट है और 10 यूनिट लॉस इन ट्रांजिट हो गया तो कंसाइनी के पास तो 90 जाएगा। तो पहले लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करो, 10 यूनिट्स का वैल्यूएशन 10,000 रुपया, 100 यूनिट का दाम है तो 10 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 1,000, 10 यूनिट का दाम हो गया 1,000 रुपया। तो 90 यूनिट्स का कीमत कितना हो जाएगा बताओ, 9,000 हो गया। अब ये 90 यूनिट्स कंसाइनी को मिला, अब लॉस इन ट्रांजिट हटा दियो ना, अब तुम यहां पर कंसाइनी का खर्चा ऐड करो। कंसाइनी का कौन सा खर्चा ऐड करोगे सर, कंसाइनी का खाली डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा मतलब उसके गोडाउन में पहुंचने के पहले तक का खर्चा, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, ये सब ऐड करोगे। गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, ये सब ऐड मत करना। और याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंस का और एक नाम क्या होता है, नॉन रेकरिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस का और एक नाम होता है नॉन रेकरिंग। तो कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस नॉन रेकरिंग। तो अब 90 यूनिट का तुम्हारा कीमत निकल गया, मान लो 10,500 आया। 90 यूनिट का मान लो जोड़ जाड़ करके 10, ये 1500 जोड़े 10,500 आया। अब मान लो कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गया, कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, ठीक है। मान लो बोला 1/10 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, 1/10 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। अब गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी कितना था 90, 90 का 1/10 करना, 100 का 1/10 मत करना। बोला है गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी उसका 1/10, तो 1/10 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, 90 का 1/10 कितना 9, तो 9 का वैल्यूएशन निकाल लेना 10,500। अगर 90 का दाम है तो 10,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 9, 10,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 9, लॉस बाय फायर यहां से माइनस कर 10,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 9, ठीक है ना, 1050 ऑब्वियसली 1/10 हो गया। तो 10,500 माइनस 1050 अपना कितना हो जाएगा बेटा, 81 का दाम निकल गया अपना 9450, लॉस बाय फायर हटाने के बाद बस खत्म। अब मान लो क्वेश्चन तेरे को बोला है, ओए क्वेश्चन बोला है 60 यूनिट सोल्ड। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला, 60 यूनिट सोल्ड। 60 यूनिट सोल्ड तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचेगा बताओ। अगर 60 यूनिट सोल्ड है तो तुम्हारा कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचेगा, 21 यूनिट। 60 यूनिट बेच दिया तो 21 बचेगा। तो 9450 डिवाइडेड बाय 81 कर दो, 6 यूनिट सोल्ड तो 21 का वैल्यूएशन निकाल लो। 9450 81 यूनिट्स का दाम था, 60 बेच दिया तो 21 यूनिट इंटू 21 करके निकाल ले। 9450 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 21। मक्खन सर क्वेश्चन में अगर बोला 5 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया था, क्वेश्चन में अगर बोला 5 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया था, तो ना यहां से भी 5 लेस कर देना, यहां से भी 5 लेस कर देना, दोनों जगह से 5-5 लेस कर देना। अगर बोला है क्वेश्चन में 5 यूनिट नॉर्मल लॉस था तो लास्ट में भी जो 81 यूनिट बच रहा है, एक्चुअल में 5 नॉर्मल लॉस है तो हटा दे 76 कर, और यहां पर भी 16 करेगा, 5 यूनिट हर जगह से हटा देगा। उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता, सिखाया हुआ है नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता, खाली इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड यूनिट, इट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ गुड यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट गुड यूनिट का बढ़ जाता है। क्लियर है सर, मक्खन एकदम अद्भुत, लाजवाब, ऑसम। टाइप्स ऑफ कमीशन देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ कमीशन देख लो फटाफट, बॉयज एंड गर्ल्स टाइप्स ऑफ कमीशन देख लीजिए। और भाई अगर लेक्चर में मेरा मेहनत नजर आ रहा है तो प्लीज 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 फटाफट, ये 1 मिनट लगेगा बेटा, 1 मिनट के अंदर जब तक मैं पानी पी रहा हूं ये लिंक जो है ना हर ग्रुप में शेयर कर दो। भाई इससे तुम किसी का भला करोगे और तुम्हारा भी भला होगा, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। बिकॉज अच्छाई किया हुआ जो है ना, अच्छाई किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, ये मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरे को क्या है भाई, मेरा तो ऐसे भी 2 मिलियन व्यूज जो एवरी मंथ है, 2 मिलियन व्यूज एवरी मंथ। जिसको अभी भी लगता है कि भाई ये व्यूज के लिए अगर मैं ये तुम्हारे लिए रिवीजन ले रहा हूं बेटा, तो बेटा मुंह जाकर के जो है ना धो लो अच्छे। मेहनत जाता है भाई मेरा, 1.5 घंटा का कीमत, अब क्यों मुंह खुलवा रहे हो बेटा, क्यों मुंह खुलवा रहे हो। और मैं ऐसे भी यूट्यूब वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करता, 1 रुपया यूट्यूब से नहीं कमाता। ऑल द वीडियोस यू विल सी ऑन माय चैनल आर विदाउट एड्स। पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरे को बहुत जबरदस्त अच्छा लगता है जब बच्चे अपना एग्जाम्स अच्छा करते हैं और मैं उनके अच्छे एग्जाम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
आई कैनॉट टेक इट अ बिट स्लो टुडे। जिन लोग स्लो का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज 11 घंटा का मेरा मैराथन रिवीजन डाला हुआ है, उसमें मैंने स्लो पढ़ाया। 11 घंटा का मेरा अकाउंट्स का आप लोग का मैराथन रिवीजन डाला हुआ है, उसमें स्लो पढ़ाया। अभी बूस्टर रिवीजन चल रहा है, मतलब निंजा को भी मैं फेल कर दूंगा, निंजा से भी स्पीड में जाऊंगा। टाइप्स ऑफ कमीशन, लिंक शेयर कर दिया बेशर्मो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दो आग की तरह। ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर एंड स्पेशल कमीशन। हाँ, टाइप्स ऑफ कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन तो यार सेल के ऊपर दिया जाता है, जस्ट टू मेक द कंसाइनी प्ले द रोल ऑफ एजेंट। ठीक है, इट्स अ बेसिक कमीशन पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनी ऑन सेल, बेसिक कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? टू मेक कंसाइनी बियर द रिस्क ऑफ क्रेडिट सेल, टू मेक कंसाइनी बियर द रिस्क ऑफ क्रेडिट सेल। इसका मतलब अगर क्रेडिट सेल होगा ना, अगर मैंने डेल क्रेडर कमीशन दे रखा है, तो क्रेडिट सेल अगर समय दिया हुआ रहेगा ना, भाड़ में गया, मैं उसको कैश सेल ट्रीट करूंगा। मैं क्रेडिट सेल को कैश सेल ट्रीट करूंगा, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। कैश सेल के लिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं कैश सेल के लिए बाई कंसाइनी लिखता हूँ, क्रेडिट सेल के लिए भी मैं बाई कंसाइनी लिखूंगा अगर मैंने डेल क्रेडिट कमीशन दिया। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना हुआ, कंसाइनी ने कितना कलेक्ट किया डेटर से, बैड डेट कितना, डिस्काउंट अलाउड हुआ, मैं वो सब इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा ही नहीं, काट दूंगा। बिकॉज मैंने तो क्रेडिट सेल को कैश सेल मान लिया अगर मैंने डेल क्रेडिट, इतना सिंपल कर दिया। बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है तो ऑब्वियस बात है, बाई कंसाइनमेंट डेटा लिखूंगा, मैं कंसाइनर हूं, बाई कंसाइनमेंट डेटा लिखूंगा, और बैड डेट वगैरह भी रिकॉर्ड करूंगा। मक्खन सर, स्पेशल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को टू मोटिवेट हिम टू सेल द गुड्स एट हायर प्राइस अबव द इनवॉइस प्राइस। कि इनवॉइस प्राइस के जितना ऊपर बेचोगे ना, तुमको इनवॉइस प्राइस के एक्सेस अमाउंट के ऊपर, सेलिंग प्राइस इन एक्सेस ऑफ आईपी, सेलिंग प्राइस इन एक्सेस ऑफ आईपी, उस एक्सेस के ऊपर हम तुमको स्पेशल, so it's given on excess of SP or IP to motivate consignee to sell the goods on higher price. मक्खन सर, लवली लवली लवली। यहां तो तुम्हारा नाम आना है, ये सब लास्ट टर्म के रैंक होल्डर्स हैं बेटा, 2021 के बेटा, यहाँ तो तुम्हारा नाम आना है। ये सब तो तुम्हारा नाम आना है सी इंटर में, बट पहले आओ तो सही इंटर में। कंसाइनमेंट तक क्लियर है? तो अभी हम लोग 2 चैप्टर का पावर पैक्ड वाला रिवीजन किए हैं बेटा। 2 चैप्टर कौन सा, रेक्टिफिकेशन हो गया, कंसाइनमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स में आ जाओ। लेट अस कम टू फाइनल अकाउंट। सबसे पहले एनपीओ से स्टार्ट कर रहे हैं। चला आजा बेटा, आजा बेटा आजा। वी आर स्टार्टिंग विद फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। सारा कंसेप्ट जो हिला हुआ है तुम्हारा एनपीओ का, अगर हिला हुआ है अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कल 7 बजे फिर से मिलेंगे बूस्टर रिवीजन के लिए, अभी जा नहीं रहे, रुक, अभी 2-3 चैप्टर ठोकेंगे। कल फिर से मिलेंगे बेटा 7 बजे, और रिमेनिंग चैप्टर्स को क्रैक करेंगे। और मैं बता दूं, सारे हमारे एमईपीएल के सारे फैकल्टी का बूस्टर रिवीजन है, हमारे एमईपीएल के सारे फैकल्टी का बूस्टर रिवीजन है। जिस दिन तुम अकाउंट्स का पेपर दे करके आओगे, अरे सुनना भाई, जिस दिन तुम अकाउंट्स का पेपर दे करके आओगे, उसी दिन 7 बजे तुम्हारा भाई मिलेगा लॉ के लिए। नेक्स्ट डे बीसीआर होगा, और जिस दिन तुम लॉ बीसीआर का पेपर दे करके आओगे, उसी दिन शाम को इको का रिवीजन होगा, नेक्स्ट डे बीसीके का रिवीजन होगा। सॉरी जिस दिन तुम, सॉरी सॉरी सॉरी, जिस दिन तुम लॉ बीसीआर का पेपर दे करके आओगे, लॉ एंड बीसीआर का पेपर दे करके आओगे, उसी दिन शाम को मैथ्स का रिवीजन होगा, और नेक्स्ट डे स्टैट्स और एलआर का रिवीजन होगा। और जिस दिन मैथ्स का पेपर दे करके आओगे, उसी दिन शाम को तुम्हारा रिवीजन होगा इकोनॉमिक्स का, नेक्स्ट डे बीसीके का। सार्थक बोल रहा है, सर आई रिग्रेट दैट आई हैव नॉट टेकन ट्यूशन फ्रॉम यू। अरे यार प्लीज रिग्रेट मत करो सार्थक, तुम भी मेरे बच्चों बेटा, अभी जो मिल रहा है उसको ग्रहण करो। इंटर में मिस्टेक मत करना, इंटर में मिस्टेक बहुत भारी पड़ता है। इंटर में मिस्टेक मतलब 1-2 टर्म खराब। ऑल ओवर इंडिया इंटर बच्चे पढ़ते तो मेरे से ही है, चाहे शुरू में चाहे बाद में। अब वो डिसाइड कर लो तुमको कब पढ़ना है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में आ जाओ। अरे बिल्कुल सही गौरव, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में आ जाओ।
बेटा हिमांशु जो क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से। चलो आ जाओ सब के सब, मैं अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं, आ जाओ। गांजा लोग चलो। बेटा फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स मैं आपको बता दूं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, रिसिप्ट पेमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट कैसे बनता है वो सुनो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना, इट इज जस्ट लाइक पीएल, इट इज एग्जैक्टली पीएल। गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ बेटा इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ, एग्जैक्टली पीएल है सर, एग्जैक्टली पीएल है मतलब सर। बेटा पीएल में जैसे डेबिट साइड में आप पीएल का डेबिट साइड में खर्चा रिकॉर्ड करते हो ना, एक्सपेंडिचर, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पीएल का क्रेडिट साइड में आप रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड करते हो, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, और क्रेडिट साइड में आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू इनकम आएगा। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहता है बेटा, आप यहां पर लिखते हैं बेटा आई एंड ई नहीं, पूरा लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जैसे पीएल में लिखते हो ना फॉर द ईयर एंडेड, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट लिख देने का। जैसे पीएल का फॉर्मेट होता है वैसे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो है, डेबिट क्रेडिट लिख देने का बेटा। और बता दो बेटा क्या क्या कॉलम रहेगा, बताओ। डेबिट साइड में क्या लिखोगे बताओ, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, डिटेल कॉलम, अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, इनकम और इनर अमाउंट कॉलम, आउटर अमाउंट कॉलम। क्लियर है सर। तो ये हो गया बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। डेबिट साइड में सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में सारा का सारा रेवेन्यू इनकम। एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, जैसे पीएल में हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी वी फॉलो एक्रूअल बेसिस। मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंस जितना इनकर हुआ है ना उतना रिकॉर्ड करेंगे, वेदर पेड और नॉट पेड, मोर पेड लेस पेड, भाड़ में गया, जितना एक्सपेंस इनकर हुआ है उतना रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम आपको बोले महीना, एक महीना का सैलरी जो है 1 लाख रुपीज है, 1 मंथ सैलरी ऑफ ऑल माई स्टाफ इज 1 लाख, तो कंबाइंड सैलरी मेरे को बता दो कितना हो जाएगा, 12 लाख। कंबाइंड सैलरी 12 लाख लिख देना। भले ही हम 15 लाख दिए हो, भले ही हम 10 लाख दिए हो, 15 लाख दिए हैं तो 3 लाख प्रीपेड सैलरी हो गया, 10 लाख दिए हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख हो गया, भले जीरो दिए हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पूरा 12 लाख हो गया, बट इनकर तो 12 लाख ही हुआ। इनकर तो 12 लाख ही हुआ, एक्रूअल बेसिस इसको बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम रिकॉर्ड नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सब रिकॉर्ड नहीं होता। इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं रिकॉर्ड होता। वैसे ही इनका जब सेल होगा, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, ये सब रिकॉर्ड नहीं। हाँ, डिप्रिसिएशन जरूर रिकॉर्ड होगा इनके ऊपर। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है वो रिकरिंग इनकम है, रिकॉर्ड होगा। बेचते समय प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी रिकॉर्ड होगा। ये देखो पढ़ो, एग्जैक्टली पीएल है, एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, व्हिच मींस इनकम अर्नड जो हुआ है ना, इनकम अर्नड एंड एक्सपेंस इनकर्ड विल बी रिकॉर्डेड। इनकम अर्नड एंड एक्सपेंस इनकर्ड आर रिकॉर्डेड वेदर इनकम इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर एक्सपेंस इज पेड और नॉट। खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, दे आर नॉट रिकॉर्डेड। इनका डिप्रिसिएशन जरूर रिकॉर्ड होता है, देयर डिप्रिसिएशन इज ऑब्वियसली रिकॉर्डेड। सिमिलरली सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, ये सब भी रिकॉर्ड नहीं होता भाई, सेल वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट लॉस जरूर रिकॉर्ड होता है। अगर क्रेडिट साइड बेसी है, मतलब इनकम साइड बेसी है, तो सरप्लस है, प्रॉफिट लॉस मत बोलना, सरप्लस डेफिसिट। क्रेडिट साइड बेसी है तो सरप्लस है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। डेबिट साइड खर्चा वाला साइड ज्यादा है तो डेफिसिट है, कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा। रिसिट एंड पेमेंट इज एग्जैक्टली लाइक सिंगल कॉलम कैश बुक बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक बेटा। रिसिट एंड पेमेंट इज एग्जैक्टली सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब इनका अमाउंट कॉलम में कैश बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है बेटा। रिसिट एंड पेमेंट में आप क्या बताएगा, रुपया आएगा, रोकड़ा आएगा तो रिसिप्ट, रुपया जाएगा तो पेमेंट। और जिसको यही नहीं समझ में आता रुपया कब आता है और कब जाता है, उसके जीवन से खाली रुपया जाएगा, ये तो बेसिक चीज है।
गांव का देहात को भी समझ में आता है रुपया कब आएगा और कब जाएगा। सर फर्नीचर बेचे हैं, लैंड बिल्डिंग बेचे हैं, तो रुपया आ रहा है तो रिकॉर्ड कर रिसिप्ट में। कहां से आ रहा है ये मत सोच, रेवेन्यू कैपिटल सब रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू आइटम कैपिटल आइटम सब रिकॉर्ड होगा। शर्त है रुपया आना चाहिए या रुपया जाना चाहिए। रुपया आएगा तो रिसिप्ट, रुपया जाएगा तो पेमेंट। अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट पेड आर रिकॉर्डेड, कैश बेसिस फॉलो होता है। रेवेन्यू कैपिटल सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, इनकम एक्सपेंडिचर का क्लोजिंग बैलेंस तो सरप्लस डेफिसिट था, रिसिप्ट पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड बैंक, इट्स क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग कैश एंड बैंक। बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही। सब्सक्रिप्शन को लेकर के मस्त एडजस्टमेंट है बेटा, आ जाओ सब्सक्रिप्शन लेकर के मस्त एडजस्टमेंट है, तुमको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगा, फोकस करो। मान लो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 5 लाख। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन जो है ना रिसीव हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 5 लाख रुपीस, तो ये तो रिसीप्ट दे दिया। अगर तुमको बोलेगा रिसिप्ट पेमेंट में कितना जाएगा, तो आंख बंद करके बोल दो रे बाबा रिसिप्ट पेमेंट में कितना जाएगा, रिसिप्ट जाएगा 5 लाख रुपया रिसिप्ट। लेकिन अगर तुमको बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर में बताओ बाबा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव दे दिया 5 लाख, ये तो रिसिप्ट में चला गया। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बुक होगा ना, आप रुक, तुमको अब कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, मतलब 1/4/21 से 31 मार्च 22 है, 1/4/21 से 31 मार्च 22, 1/4/21 से 31 मार्च 22, 1/4/21 से 31 मार्च 22, ठीक है। तुमको अब क्लोजिंग डेटा दे रखा है, देखो 31 मार्च 21 मतलब समझ में आता है लास्ट ईयर। अरे यार ये तो 21-22 है, मतलब 1/4/21 से 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग, और 31 मार्च 21 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो इस साल का ओपनिंग दे रखा है और इस साल का क्लोजिंग दे रखा है। अबे लास्ट ईयर का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग रे, तो इस साल का ओपनिंग और इस साल का क्लोजिंग दे रखा है। अब तुम अपने अपने दिल पर हाथ रख बताओ, कुछ याद नहीं करना, कंसेप्ट है पूरा। अगर हम बोल रहे हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का क्लोजिंग में ही अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, मतलब वो लास्ट ईयर का इनकम था, मिलना बाकी था, लेकिन इनकम तो लास्ट ईयर ही अर्न हो चुका था, खाली मिलना बाकी था। तो इस साल मिला जरूर होगा, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाई दे रहा है ना आपको, टोटल रोकड़ा रुपया मिला 5 लाख जरूर है, बट यार लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो भी इसमें घुसा हुआ है ना। हाँ सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था ना, तो मिला तो इसी साल होगा, रिसीव तो इसी साल हुआ होगा। कितना रिसीव हुआ सर लास्ट ईयर वाला, 10,000 रिसीव तो इसी साल हुआ होगा, लेकिन ये इस साल का है थोड़ी ना, अर्न थोड़ी ना हुआ है, तो हटा दो, ये इस साल का इनकम, इनकम लास्ट ईयर का है, रिसीव अभी हुआ, रिसीव इस साल हुआ, बट इनकम तो लास्ट ईयर का हटा। तो जो लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग था वो लास्ट ईयर का है, तो जो लास्ट ईयर का हटाओ, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली इस साल का एक्रूअल आता है, इस साल जो एक्रू हुआ, ये 10,000 इनकम आपका लास्ट ईयर एक्रू हो गया था, इसलिए इसको इस साल हटा देना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है ना वो लास्ट ईयर का है, हटाओ। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर इस साल एक्रू हुआ है, ऐड कर दो बेटा उसको। अच्छा, लास्ट ईयर का प्री रिसीव, तुम लास्ट ईयर चिल्ला रहा था, लास्ट ईयर खड़े रह करके चिल्ला रहा था ये तो प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव, लास्ट ईयर अगर तुम चिल्ला रहा था अरे पहले मिल गया, आने वाला साल का इनकम है ये तो पहले ही मिल गया, प्री रिसीव्ड हो गया, प्री रिसीव पहले मिल गया, ये तो आने वाला साल का इनकम है, लास्ट ईयर चिल्ला रहा था ना ये आने वाला साल का इनकम है, मतलब ये इस साल का इनकम है। तुम लास्ट ईयर चिल्ला रहा था कि ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर आ गया, मतलब ये इस साल का इनकम है। तो लास्ट ईयर जो प्री रिसीव हो गया था वो है तो इनकम इस साल का, तो ऐड कर दो, ऐड कर दो। ओपनिंग प्री रिसीव्ड है लास्ट ईयर का, है ओपनिंग प्री रिसीव्ड, मिल गया था लास्ट ईयर, बट है किस साल का, ओपनिंग प्री रिसीव्ड, लास्ट ईयर तुम चिल्ला रहा था ये तो प्री रिसीव्ड है तो इस साल का ना, तो ऐड कर। और अगर क्लोजिंग प्री रिसीव का बात करें, इस साल के क्लोजिंग में हम चिल्ला रहे हैं बेटा, इस साल के क्लोजिंग में हम चिल्ला रहे हैं तो प्री रिसीव्ड है, मतलब ये तो आने वाला साल का है, इस साल का नहीं, हटा दे, क्लोजिंग प्री रिसीव को लेस, क्लोजिंग प्री रिसीव को लेस। वापस से सुन लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर लास्ट ईयर का है, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर ही हो गया, तो हटा दे, लेस कर दे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो ऐड कर दो। ओपनिंग प्री रिसीव्ड इस साल का है, लास्ट ईयर मिल जरूर गया था बट है तो इस साल का, ऐड कर दो। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड इस साल का इनकम नहीं है, क्लोजिंग प्री रिसीव नेक्स्ट ईयर का, लेस कर दो। मक्खन सर ओपनिंग प्री रिसीव कितना था, 30,000 ऐड कर दो, क्लोजिंग प्री रिसीव कितना था, 5,000 लेस कर दो। सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5,35,000।
ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो ना, बाई सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन 5,35,000। और ये सब एसेट लाइबिलिटी में आ जाएगा। हाँ सर, उतना तो पता ही है। जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तेरा एसेट है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसेट में आ जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसेट में। क्लोजिंग प्री रिसीव, क्लोजिंग का लायबिलिटी में। ओपनिंग प्री रिसीव, ओपनिंग का लायबिलिटी। इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और तुमको दूसरा तरीके से करना कंपलसरी है अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला। तुमको ये दूसरा तरीका भी है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल करके निकाल लो। और बनाना कंपलसरी, अगर तेरे को बोल ही दिया भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना, तो सुन सुन भाड़ में गया सब। अगर अकाउंट बनाने बोलेगा ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट या सैलरी अकाउंट, अपने दिल पर हाथ रख करके बोल, सब्सक्रिप्शन तेरा इनकम है ना भाई। तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, अरे वाह, इनकम मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, तो हमारा तो एसेट है, ये एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट, इनकम मिलना बाकी है तो एसेट है। तो ओपनिंग एसेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस लिख देना। ये देख, डेबिट बैलेंस, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट क्रेडिट लेजर अकाउंट बनाया। ये जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड वाला, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, एसेट है ना। अच्छा, ओपनिंग डेट पर जो प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग प्री रिसीव्ड लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस जहां आता है, क्लोजिंग उसका ऑपोजिट साइड में आता है। अरे मेरे गांजा लोग, ओपनिंग का ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आता है। हाँ सर। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर तुम डेबिट में लिखा है, तो इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग उल्टा साइड में लिख दे। ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देख। ओपनिंग प्री रिसीव्ड अगर तुम क्रेडिट में लिखा है, तो क्लोजिंग प्री रिसीव्ड इसका उल्टा साइड में लिख दिया। अब जो रोकड़ा मिला है, रुपया मिलने का एंट्री बताओ, सब्सक्रिप्शन रुपया मिलने का एंट्री बताओ। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेगा, बाई कैश बैंक। ये देख, बाई कैश बैंक सब्सक्रिप्शन। जो बचेगा वो तुम्हारा एक्रू है, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे भी सब्सक्रिप्शन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कहां ट्रांसफर होगा, पीएल। यहाँ का पीएल कौन है, एनपीओ का पीएल कौन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर कर दो, बैलेंसिंग फिगर। मक्खन सर, ऐसा सम आ जाए बेटा तो तुम्हारा बल्ले बल्ले रहता है, एग्जाम्पल 2 जैसा। मान लो तुमको दे दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव 7 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव 7 लाख दे दिया, तो रिसिप्ट में तो यही आएगा। लेकिन तुमको पूछा सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, और तुमको बोल दिया 1,000 मेंबर है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपया देता है, तब तो भाई बल्ले बल्ले है तेरा। अगर तेरे को क्वेश्चन बोल दिया भाई देर आर 1,000 मेंबर्स एंड ईच मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000, भाई 1,000 मेंबर है, 1,000 मेंबर है, 1,000 मेंबर है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है, ले तो एक्रूअल कंसेप्ट लगा दो। 1,000 मेंबर है और साल भर का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपीज ईच है, तो 1,000 मेंबर मल्टीप्लाइड बाई 1,000 रुपीज, 10 लाख रुपया इज द आंसर, जो इनकम में जाएगा एक्रूअल बेसिस पर। रिसीव कितना हुआ, 7 लाख रुपया रिसीव हुआ। इसका मतलब 10 लाख मिलना चाहिए था, खाली 7 लाख रुपया ही मिला है, तो 3 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में दिखा देना, और कोई एजम्पशन मत लेना। क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट में 3 लाख। मक्खन सर, जो ज्यादा दिमाग चला रहा है, सर ओपनिंग प्री रिसीव भी तो रह सकता है 3 लाख, इंस्टीट्यूट की एजम्पशन नहीं लेता, तो अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3 लाख। ये समझ में आया, 1,000 मेंबर है, 1,000 रुपया दे रहा है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 1,000 इंटू 1,000, 10 लाख। क्वेश्चन में ना बहुत बार गूगली फेंक देता है, यहाँ एनुअल बोला था, अगर मंथली बोल देता तो, 1,000 रुपया मंथली बोल देता तो इंटू 12 कर देना, एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए। मंथली है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना एनुअल होगा, तो इंटू 12 कर देना, एनुअल में कन्वर्ट। क्लियर, यस सर। क्वार्टरली बोलेगा तो इंटू 4 कर देना, ये ध्यान रखना। क्लियर है सर। सर डोनेशन इनकम में बहुत दिक्कत होता है, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगा। चल आजा बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन इनकम पढ़ो एक बार। ये जो चार्ट मैंने बना रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन इनकम, फटाफट ये ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन इनकम को पढ़ो। अच्छा, जिस तरीके से मैंने इनकम दिखाया ना इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस का भी सेम ही है, सेम रूल है एक्सपेंस का। जो एक्सपेंस पे किया, अब उसे तुमको एक्रूअल निकालना है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो लास्ट ईयर का है, लेस कर देना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का ऐड कर देना। ओपनिंग प्रीपेड इस साल का ऐड कर देना। क्लोजिंग प्रीपेड हो रखा है तो नेक्स्ट ईयर का लेस। मतलब सेम तरीका है, पूरा एग्जैक्टली सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन इनकम कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखाएंगे।
पढ़े? डोनेशन अगर मिल रहा है भाई, ओ भाई, अगर डोनेशन मिल रहा है, कोई पर्पस मेंशन नहीं है। समझो कंसेप्ट, समझो बेटा, कंसेप्ट समझ जाओगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं, दूसरों को भी पढ़ा सकोगे। अगर डोनेशन रिसीव हुआ है और कोई पर्पस ही मेंशन नहीं है, तब मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डोनेशन रिसीव हुआ है, मैं क्या उससे रोजमर्रा का खर्चा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तुमने कोई पर्पस बता नहीं है, ओ डोनर, ओ भाई डोनर, तुमने कोई पर्पस तो बताया नहीं, खाली डोनेशन दे दिया। मैं तो उसे डे टू डे एक्सपेंसेस का भी खर्चा कर सकता हूं अगर मेरे को दरकार होगा तो। क्लियर ना? तो भाई ये आप आराम से इनकम साइड में लिखें, बिल्कुल आपको इसको इनकम बुक करना। ठीक है ना? अब जैसे समझ मेरे बच्चे, ये रहा एक्सपेंडिचर और ये रहा इनकम, ठीक है? ये तो इनकम एक्सपेंडिचर ही तो है बेटा। तो मैं, मेरा सैलरी का खर्चा हो रहा है, रेंट का खर्चा हो रहा है, सैलरी रेंट, ये सब खर्चा जो हो रहा है बेटा, सैलरी रेंट, हम कहां से चुकाएंगे? जो डोनेशन मिला है तो डोनेशन यहाँ लिख दो। तो मैच हो रहा है ना, यही डोनेशन हम सैलरी रेंट चुकाएंगे। आपने पर्पस बताया नहीं था इसलिए। तो इफ नो पर्पस इज मेंशन्ड, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। इनकम में आप बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे बाय डोनेशन। जनरल पर्पस बोल ही दिया है, सामने वाला बोल ही दिया है जनरल पर्पस, तो लो झमेला ही खत्म। तब तो हम बाय डोनेशन बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। जनरल पर्पस मतलब डे टू डे खर्चा, तो भी इनकम एक्सपेंडिचर आएगा। डोनेशन का पर्पस नहीं बोलेगा तो भी इनकम एक्सपेंडिचर, जनरल पर्पस बोलेगा तो भी इनकम आंसर। लेकिन अगर बोल दिया, अच्छा डोनेशन का अमाउंट वगैरह देखना मत चालू करिए, सब बकवास पागलपंती मत करना। अमाउंट बड़ा है तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे, हैं? कल को सैलरी अगर हम लोग, गूगल जो है बेटा, गूगल सुंदर पिचाई को जो सैलरी देता है वो 100 करोड़ देता है, तो बोले गूगल भी बोलेगा 100 करोड़ अमाउंट बड़ा है, एसेट में लिखते हैं। अरे नहीं बाबा, खर्चा तो नेचर ऑफ एक्सपेंस रेकरिंग है तो पीएल में ही आएगा ना। क्लियर है सर? अच्छा, कोई पर्पस नहीं बोला या जनरल पर्पस बोल दिया तो इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर बोल दिया डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन बोल दिया बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हैं तेरे को, कोई कैपिटल एसेट बनाने के लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग फंड और एनी अदर एसेट फंड, तो बताओ तो अगर मेरे को बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है तो क्या बिल्डिंग एक्सपेंडिचर में आता है क्या? बिल्डिंग एक्सपेंडिचर में आता है नहीं ना, तो ये इनकम में नहीं। कहाँ आता है बिल्डिंग? सर बैलेंस शीट में आता है, एसेट। तो वहीं पर फिर डोनेशन भी आएगा लायबिलिटी में। मैचिंग कंसेप्ट, मैच, शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑब्लिगेशन है ना मेरे ऊपर कि यार ये रुपया से मेरे को बिल्डिंग बनाना है भाई, बिल्डिंग। तो बैलेंस शीट में जब बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में आएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, क्योंकि इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्डिंग एक ना एक दिन। मक्खन है सर। एंट्रेंस फीस का क्या करना है सर? कुछ अगर नहीं बोलेगा एंट्रेंस फीस तो रेगुलर इनकम मान लेना, क्लब का रेगुलर इनकम मान लेना। सर एंट्रेंस फीस तो एक ही बार हम देते हैं। अरे तुम एक बार देते हो ना, लेकिन तुमरे जैसे तो मेरे यहाँ डेली आते हैं रे। तुम मेरे को एंट्रेंस फीस एक बार दोगे, बट तुमरे जैसे मेरे यहाँ पर डेली मेंबर लोग आते हैं क्लब में, कोई ना कोई नया ज्वाइनिंग करता ही रहता है। तो भाई हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर रेकरिंग, रेकरिंग, क्लियर ना?
मक्खन सर। तो एंट्रेंस फीस हम लोग के लिए क्या रहता है बेटा, रेगुलर इनकम रहता है। एंट्रेंस फीस हम लोग के लिए रेगुलर इनकम का है, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि हमारा रेगुलर इनकम नहीं है, क्यों सर? क्योंकि हो सकता है क्लब में ना हम लोग नए मेंबर्स को एडमिशन देते ही नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सिफारिश करता है तो ही हम लोग उस मेंबर को एडमिशन देते हैं। मतलब हम लोग के क्लब में मेंबरशिप फुल हो चुका है, 2 4 5 साल में एक मेंबर को एडमिट करते हैं तो करते हैं, तब तो हमारा रेगुलर इनकम नहीं है। तब ये आपको कैपिटलाइज करना रहेगा, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो तभी आप इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। नॉर्मली एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मना कर दिया कि ये आपका रेगुलर इनकम नहीं है, या फिर क्वेश्चन बोल दिया इसको कैपिटलाइज कर, तो कैपिटलाइज कर देना, मतलब कैपिटल फंड में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होता है उसमें ऐड कर देना इसको। समझ में आ गया सर मक्खन? अब आ जाओ बेटा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में आ जाओ। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। लाइफ मेंबरशिप अगर मिल गया तो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि वो 10 साल का है क्या। अगर क्वेश्चन में बोला है 10 साल, तो तुम मान ले तेरे को 10 लाख रुपया मिला और 10 साल के लिए मिला, तो तुम अभी क्या करेगा बेटा, 10 लाख 10 साल के लिए, तो 1 लाख रुपया खाली इनकम में बुक करेगा, 9 लाख रुपया तुम लायबिलिटी में दिखा देगा प्री रिसीव्ड बोलकर। ठीक है, 1 लाख रुपया इनकम बुक करना, 9 लाख रुपया प्री रिसीव्ड दिखा देना। रजनी बोल रही है सर सीरियसली मैंने सोचा था कि ये सब छोड़ करके जाऊंगी, बट अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि सब भी कर पा रही हूँ। श्योर शॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस यार। अच्छा आ जाओ फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। बेटा इससे अगर सम्स आ गया ना तो आधा जनता साफ हो जाता है, क्योंकि मोर देन 50% सीए स्टूडेंट लोग छोड़ करके जाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद ज्यादा सिंपल है इसीलिए, या फिर रेगुलर बैच में बहुत सारे महारथी लोग करवाते नहीं है इसलिए, पता नहीं। मैंने तो अपने रेगुलर बैच में पूरा एक क्लास देकर के पढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी मैं रिवीजन कराता रहा हूं 10 मिनट के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लोग भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनाता ही है, तो फिर इन लोग ना गुड्स खरीद करके सीधा बेचता नहीं है। इन लोग रॉ मटेरियल खरीद करके फिनिश गुड बनाता है, रॉ मटेरियल खरीद करके फिनिश गुड बनाता है फिर बेचता है। रॉ मटेरियल खरीद करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, बनाता है, पैदा करता है, फिर बेचता है। यानी इन लोग को एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बच्चा बोला टाइम नहीं दिया तो, अरे मेरे गांजा क्यों नहीं देगा भाई, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तुम तो बोल रहे हो, तुम ऐसा बात कर रहे हो, एनपीओ का सम दे दिया, सॉल्व एनपीओ सम, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर, और कोई डेटा नहीं दिया तो तुम मन से एज्यूम करके सारा डेटा लिख करके आ जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाओ बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने क्या बोला, क्यों बनाया जाता है? मैन्युफैक्चरर लोग बनाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, फिनिश गुड जो इन लोग गुड्स बना रहा है, फिनिश गुड्स बना रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए फिर इन लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और फिर तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट जैसे बनाते हो वैसे बना। फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लो बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड रहेगा। सुनना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाता है तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लिखता है ना, वहां फिनिश गुड का रहता है। यहां पर क्या रहेगा बेटा, डब्ल्यूआईपी का रहेगा, डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी by closing WIP, to opening WIP and by closing WIP, to opening WIP and by closing WIP, याद रखना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब सुन इधर, क्यों इसको यहां पर हम लोग रख रहे हैं अपने पास वर्क इन प्रोग्रेस को? अरे क्योंकि इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। आधा टेढ़ा बाका माल भेज देगा क्या ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में तो फिनिश गुड्स भेजेंगे ना, तो जो वर्क इन प्रोग्रेस बाकी है उसको यहां रख, तो टू ओपनिंग WIP एंड बाई क्लोजिंग WIP यही रहेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमको क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं, रॉ मटेरियल जितना हमने कंज्यूम किया। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अरे एनपीओ में भी तो कंजम्पशन निकालना सीखते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना परचेज माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दोगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा बेटा वो आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस बोल करके, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल करके, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल करके आ जाएगा ना। क्लियर है सर? तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिख दिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लिख डाले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा क्वेश्चन ना कभी कभार ना इसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल देता है, तो मिस मत करना, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा? रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा। फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हुआ है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अभी तक 3 चीज सीखे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लिख देने का,
टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंस। फैक्ट्री में जितना भी खर्चा होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। अब यहां पर फैक्ट्री के सारे खर्चे आ जाएंगे, चाहे वो फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी हो, फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी, फैक्ट्री में गैस वाटर हीटिंग का खर्चा, गैस वाटर हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग का खर्चा, सब यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्री का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी क्या ऑफिस में रखते हो क्या? नहीं ना, फैक्ट्री में रहता है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, सब यहीं पर आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ रहता है? ऑफिस में। इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफिस में, तो वो सब पीएल में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर पीएल में आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री से रिलेटेड एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। ठीक है ना? तो फैक्ट्री ओवरहेड सारा लिख देना, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट, इनडायरेक्ट लेबर, सब यहां। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, बाई प्रोडक्ट बन जाता है। बाई प्रोडक्ट मतलब समझ में आ रहा है? जो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, ठीक है, फिनिश गुड्स में हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको अभी हम लोग स्क्रैप के रूप में बेच देंगे। बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं है लेकिन बाई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग रद्दी वाला को बुलाएंगे, रद्दी वाला, उसको बेच देंगे। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लिख देना। क्लोजिंग डब्ल्यू भी बता ही चुके हैं, हुर्रे हो गया। जो बचा वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रांसफर कर दो ट्रेडिंग। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। खन सर, जबरदस्त, मजा आ गया बेटा। अगर आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अब कर लेना, ये फॉर्मेट बता दिया मैंने, क्लियर ना? अच्छा, फाइनल अकाउंट्स देख लो बेटा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लोग का, फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लोग का बेटा। 2 मिनट लगेगा, एक बार खाली देख लो। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मैंने दिखा दिया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का क्या होगा बेटा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं रे बाबा? इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट तो पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाता है। अब देख लो फॉर्मेट, एक बार देख लो बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएल का एक बार फॉर्मेट मेरे साथ गो थ्रू कर लो बेटा। चलो आ जाओ, ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट देखो फटाफट गाइस, कम ऑन, पॉप अप योरसेल्फ। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बेटा 31 मार्च 2022। चालू कर रहे हैं बेटा ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट। बेटा यहां पर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड आता है। यस सर, ओपनिंग स्टॉक एंड ये रहा बाय क्लोजिंग स्टॉक। परचेज या फिर इंपोर्ट, अरे इंपोर्ट भी तो परचेज ही हुआ रे। अरे मशीनरी का इंपोर्ट यहां मत लिख देना, मशीनरी का इंपोर्ट तो बैलेंस शीट में मशीनरी से ऐड हो जाएगा। यहाँ तो गुड्स का परचेज या गुड्स का इंपोर्ट का बात कर रहे हैं, उसमें परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड लेस कर देना, नेट परचेज आउट कॉलम में आ जाएगा। जितना भी डायरेक्ट खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डायरेक्ट खर्चा मतलब समझ में आता है ना? यस सर, गुड्स को लाने का खर्चा यानी फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, वेजेस। सर वेजेस तो आप बोले थे मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, वो तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा नहीं, सब कुछ ट्रेडिंग में ही आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ये सब यहां पर आ जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी याद रखना कहां पर आएगा? सर इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट में आ रहा है बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट में आ रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बच्चे बोलेंगे क्रेडिट में आएगा, गांजा ले रखे हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्रेडिट में नहीं आता, वो भी खर्चा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएल में आता है क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी परचेस कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, तो डायरेक्ट खर्चा इसलिए ट्रेडिंग में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा। एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना और उसके ऊपर ड्यूटी पे करना, वो भी तो खर्चा ही है। एक्सपोर्ट तेरा सेल है रे, वो तो तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। एक्सपोर्ट यानी सेल, ट्रेडिंग का क्रेडिट में आ गया। लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, वो पीएल में आएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। मक्खन सर, क्लियर है सर? अच्छा, जो गुड्स नहीं बिका, जो गुड्स नहीं बिका, मैचिंग कंसेप्ट उसको क्या बोलता है? हटाओ ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में लिखकर। मान लो अगर सुनना, तुम्हारा ये ओपनिंग स्टॉक परचेज मिलाकर के 100 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक परचेज मिलाकर के 100 यूनिट्स है। अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज मिलाकर के 100 यूनिट्स है, ओपनिंग स्टॉक परचेज मिलाकर के 100 यूनिट्स है, लेकिन मान लो सेल खाली 60 यूनिट्स हुआ है। ओहो, सेल खाली 60 यूनिट हुआ, खर्चा तो 100 यूनिट का है, सेल 60 यूनिट का हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा कितना यूनिट का? 40। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? 60 का सेल है तो 60 का ही खर्चा रिकॉर्ड कर, 40 का जो एक्स्ट्रा खर्चा है रिवर्स कर, उसको 40 का एक्स्ट्रा खर्चा को रिवर्स कर, क्रेडिट कर। अब 40 का खर्चा को हम लोग रिवर्स करेंगे क्या बोल करके? 40 यूनिट नहीं बिका ना, क्यों नहीं बिका? हो सकता है स्टॉक का ड्रॉइंग्स हुआ हो तो बाई ड्रॉइंग्स, जल गया हो स्टॉक तो बाय एबनॉर्मल लॉस।
स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल बाय एडवर्टाइजमेंट, जो बच गया बाई क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा सा कंसाइनमेंट में भेजा तो बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। थोड़ा माल तेरा कस्टमर के पास है, बाई स्टॉक ऑन अप्रूव लाइन विद कस्टमर। ये सब मैचिंग कंसेप्ट के कारण ही ट्रेडिंग का क्रेडिट में आता है। द कॉमन थिंग इज नहीं बिका तो हटाओ, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक नहीं बिका इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस नहीं बिका स्टॉक इसलिए क्रिएट कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, स्टॉक ऑन अप्रूव लाइन विद कस्टमर, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ, सब हटा दो। कारण समझ में आ गया था जबरदस्त। आज तक जो बच्चे रेगुलर बैच के हो तो रिवीजन कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं यही कंसेप्ट है। चलो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ड्रॉइंग्स जब कैपिटल से लेस करते हो, कैपिटल से जब आप ड्रॉइंग्स लेस करते हो बेटा, कैपिटल से जब आप ड्रॉइंग्स, अरे बैलेंस शीट में कैपिटल से ड्रॉइंग्स लेस करते हो, कौन सा वाला लेस करते हो, गुड्स का कि कैश का? ऑप्शन नंबर ए सर गुड्स वाला ड्रॉइंग्स लेस करते हैं कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी सर कैश वाला करते हैं। और एक महारती वाला बच्चा जो है वो बोलेगा सर बोथ लेस करते हैं। बताओ भाई, मैंने पोल क्रिएट कर दिया है एबीसी का। कैपिटल से जो ड्रॉइंग्स लेस होता है वो गुड्स वाला ड्रॉइंग्स लेस होता है, स्टॉक का ड्रॉइंग लेस होता है? कि ऑप्शन नंबर बी कैश वाला ड्रॉइंग, कि ऑप्शन नंबर सी दोनों ड्रॉइंग? दोनों ड्रॉइंग कैपिटल से लेस होता है। बताओ भाई, बताइए बताइए दोस्तों, बताइए। बताइए जनाब, बताइए। पोल में पार्टिसिपेट करके बताओ यार फटाफट। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, पोल अभी बंद करो फटाफट। पोल में ए या बी या सी को क्लिक करो। कैपिटल से कौन सा ड्रॉइंग्स लेस होता है, गुड्स वाला, कैश वाला, कि बोथ? पोल खत्म। जो महारथी वाले बच्चे मैंने बोला था ना, वो महारथी इसलिए मैंने महारथी बोला था, आई वाज नॉट बीइंग सरकास्टिक। वो महारथी है, वो सही है। अरे अपने कंसेप्ट के ऊपर डाउट क्यों करते हो दोस्तों, मेरे गांजा लोग? कैपिटल से सारे ड्रॉइंग्स लेस होते हैं। ये जो कैपिटल है ना, ये ड्रॉइंग्स जो लेस हो रहे हैं ना बेटा, ये सारा ड्रॉइंग्स लेस हो गए, चाहे वो कैश वाला ड्रॉइंग्स हो चाहे वो स्टॉक वाला ड्रॉइंग्स। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कौन सा आता है? ड्रॉइंग्स स्टॉक वाला आता है। और यहां से कौन सा ड्रॉइंग्स लेस होता है बेटा? यहां से बेटा कैश और स्टॉक दोनों वाला ड्रॉइंग्स लेस। मक्खन से अद्भुत, जबरदस्त। चला जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, उसको अपने ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर तो बेटा पीएल का डेबिट में, फिर तो बेटा पीएल का डेबिट में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस, एडवर्टीजमेंट, अरे कौन सा, स्टॉक वाला नहीं, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट, कैश वाला, रेंट पेड, सैलरी पेड, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब एक्रूअल बेसिस पर आता है, याद रखना। जैसे एनपीओ में एक्रूअल होता है वैसे यहां पर भी एक्रूअल होता है। डिप्रिसिएशन, एबनॉर्मल लॉस, सुनना एबनॉर्मल लॉस का कहानी। तुम यहां पर मान ले तेरा स्टॉक जला था, तेरा स्टॉक जला था, बाय एबनॉर्मल लॉस यहां रिकॉर्ड किया था कॉस्ट पर, तुमने बाय एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया 10 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। बाय एबनॉर्मल लॉस एक बार तो तुम ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर दिया 10 लाख, अब 1 लाख रुपया मिल गया, तो नेट में कितना हुआ? 9 लाख। तो पीएल में 9 लाख क्लोज होगा, तो एबनॉर्मल लॉस 9 लाख आएगा। इंटरेस्ट जो हम लोग को चुकाना पड़ता है लोन के ऊपर वो भी यहां पर आ जाएगा। लॉस बेचते समय फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई लॉस हुआ वो भी आ जाएगा। बैड डेट डिस्काउंट अलॉट सब यहां पर आएगा। इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन है बेटा, सारा का सारा इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन तुम्हारा पीएल का क्रेडिट में आ जाएगा। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट। प्रोविजन के बारे में सुन लो बेटा, पीबीडीडी के बारे में। जो तुमको ट्रायल बैलेंस में पीबीडीडी दिया हुआ रहता है, मतलब पिछले साल का पीबीडीडी, वो पिछले साल का पीबीडीडी है। पीबीडीडी लायबिलिटी होता है ना, अब वो राइट बैक कर दो, लायबिलिटी राइट बैक कर दो, वो प्रोविजन का दरकार नहीं है, तो बाई पीबीडीडी। ये ओल्ड वाला प्रोविजन हो गया बाई। और क्वेश्चन में बोलेगा ना कि अब 5% बनाओ पीबीडीडी, वो नया प्रोविजन है, वो तुम पीएल का डेबिट साइड में लिख देगा 2 पीबीडीडी बोल, ये नया वाला है। और यही पूरा का पूरा पीबीडीडी तुम बैलेंस शीट में डेटर से नेट ऑफ करके दिखाता है फॉर बेटर। बैलेंस शीट में डेटर कॉलम से, बैलेंस शीट में डेटर का फिगर से नया वाला पीबीडीडी पूरा लेस करके दिखाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्यों? ओकेजन यानी कॉज बाय, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ओकेजन यानी कॉज बाय फिजिकल वेयर एंड टेयर के कारण, फिजिकल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस एंड इफ्लक्स ऑफ टाइम। इट इज कॉज्ड बाय फिजिकल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस एंड इफ्लक्स ऑफ टाइम। रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एग्जाम में थ्योरी पूछ सकता है। टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए
करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, टू नो व्हेन टू रिप्लेस द एसेट एंड टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट एंड टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन AS6 रिमूव हो चुका है, AS10 है, AS10। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है बेटा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई क्या है? पीपीई टेंजिबल एसेट है। एनपीओ का रिवीजन कल ही हुआ था गौरव, एक बार फटाफट चेक कर लेना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट होता है विच इज हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर या तो प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यूजफुल लाइफ इसका 12 महीना से ज्यादा है, इनफाइनाइट नहीं है जैसे लैंड, समझ में आया? तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। 12 महीना से ज्यादा होना चाहिए यूजफुल लाइफ, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये बहुत लोगों को नहीं पता है भाई, मैं आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन जो है ना, इट इज नॉट चार्ज ऑन बायोलॉजिकल एसेट। Depreciation is not charged on biological assets except bearer plant, except bearer plant. Depreciation आप बायोलॉजिकल एसेट को चार्ज नहीं करते। बायोलॉजिकल एसेट मतलब लायन, टाइगर, ये सब बायोलॉजिकल एसेट्स होता है, आप इसको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते एक्सेप्ट बेरर प्लांट। लायन, टाइगर, काउ, डिप्रिसिएशन नॉट चार्ज, ठीक है। बेरर प्लांट का अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंगो ऑर्चर्ड, आम का बगान, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है बेटा? डिप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा डेबिट कर देना टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। डिप्रिसिएशन बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, पीएल में क्लोज हो जाएगा, पीएल टू डिप्रिसिएशन। आपका ओरिजिनल कॉस्ट क्या, कैसे निकालते हैं पीपीई का? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट निकालेंगे आप, परचेस कॉस्ट लेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेंगे, डीकमिशनिंग कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे रेगुलर बैच में डीकमिशनिंग कॉस्ट पढ़े ही नहीं है, अगर एग्जाम में आ गया तो तोते उड़ जाएंगे। सुन लो, अभी सुन लो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पीपी, परचेस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डीकमिशनिंग कॉस्ट। परचेस कॉस्ट तो समझ में आता है, ठीक है ना? परचेस प्राइस ले लेना एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट। परचेस प्राइस ऑफ, मान लो मशीनरी खरीदा, मशीन का परचेस प्राइस ले लेना एक्सक्लूडिंग द ट्रेड डिस्काउंट, एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी उसके अंदर आएगा। बट जो रिफंडेबल है ना, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस तेरे को रिफंड होने वाला है वो मत लेना। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो एक्चुअल में मेरा खर्चा है वो इसमें जोड़ना। तो परचेस प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड परचेस प्राइस एक्सक्लूडिंग माइनस का ट्रेड डिस्काउंट एंड रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस को भी हटा। क्लियर है सर? फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो हम लोग एसेट को रेडी टू पुट टू यूज करने के लिए प्रेजेंट शेप एंड लोकेशन में लगाने के लिए करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन, ठीक है, कैरेज इनवर्ट फॉर मशीनरी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, कैरेज इनवर्ट फॉर मशीनरी, ट्रायल रन का खर्चा, ये सब आ जाएगा। डीकमीशन कॉस्ट, भाई इंस्टॉल किए हो तो कभी ना कभी, आज से 5 साल इसका यूजफुल है तो 5 साल बाद इसको उखाड़ करके फेंकोगे भी तो उसका भी तो पैसा लगता है। एसी तुम देखोगे जब एसी वालों को बुलाते होगे, इंस्टॉल करने का भी लगता है, और अगर तुम्हारा पुराना एसी खोल रहा है उसका अनइंस्टॉलेशन कॉस्ट भी वो लेता है, उसी को डीकमीशनिंग कॉस्ट बोलते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अनइंस्टॉलेशन, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट का हिस्सा है, वो भी जुड़ेगा। ये वाला एग्जांपल देख लो एक तो, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाए। कंप्यूट ओरिजिनल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तुमने मशीनरी इंपोर्ट किया 20 लाख, 20 लाख ले लो भाई, परचेस कॉस्ट के अंदर 20 लाख आ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी पे किया 5 लाख, आउट ऑफ इट 60% रिफंडेबल है, तो 60% रिफंडेबल मत लेना, 40% लेना। 5 लाख का 40% 2 लाख ले लो भाई। कैरेज 1 लाख लेंगे, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 2 लाख लेंगे, क्योंकि ये सब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तुम्हारा, ठीक है, रेडी टू पुट यूज करने के लिए। ट्रायल रन 3 लाख लेंगे। सर्विसिंग कॉस्ट वो तो भाई रेडी टू पुट यूज होने के बाद लगा, वो नहीं लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट, हाँ ये लेंगे ना भाई, 2 लाख जोड़ दो, सबको जोड़ करके जो आंसर आ रहा है तुम्हारा 30 लाख। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पीपी। वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी पता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। मैंने ओरिजिनल कॉस्ट बता दिया है, डेप्रिसिएशन का फंडा आपको बता दिया है, ठीक है, और ये रिवीजन नोट्स भी आपके पास है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना अगर अभी तक आपने गो थ्रू नहीं किया है तो। ये था बूस्टर रिवीजन।